1962 का जो था कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे कृष्णा मेनन, तो वो सिर्फ नेहरू के इशारे पे चलते थे और नेहरू नहीं चाहता था किसी तरह से मैं जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं चाइना के, उससे किसी प्रकार की मैं दोस्ती जो है उसमें कोई रुकावट आए। तो कृष्णा मेनन ने क्या किया, उस समय थिम्मैया करके जनरल हुआ करते थे, वो एक वहाँ पे बीएम कॉल होते थे, बीएम कॉल को उन्होंने 12 आदमियों को सुपरसीड करके जनरल डिक्लेयर कर दिया, जबकि बीएम कॉल को कुछ नहीं आता था। उसके बाद में सारे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, परंतु ना तो वो मेनन साहब ने उसको रोका, हटाया, और ना ही नेहरू ने उसको चेंज किया, और रिजल्ट क्या हुआ, वी लॉस्ट, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पर एयरफोर्स को नहीं आने देंगे। तो जो आज की पोजीशन हमारी चाइना के साथ है, चाइना समझता है कि हिंदुस्तान बिल्कुल बेकार का कंट्री है, इसे कोई अक्ल नहीं, कुछ नहीं है, इसको जब चाहे हम जितना चाहे अंदर चले जाएं, ये हमें रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ भला हो उस प्रभु का जिसने नेहरू इसका मोदी को हमारे यहाँ भेजा, कि जैसे उसने इनक्रोच किया। देखिए, एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर उधर और कुछ थोड़ा सा एरिया और आगे पीछे होता है। उसके बाद में पेट्रोलिंग, लाइन ऑफ पेट्रोलिंग होती है कि हम इधर पेट्रोलिंग करेंगे, वो उधर पेट्रोलिंग करेंगे। जो बीच का ट्रांजिट एरिया कह लीजिए आप, दैट्स ए नो मैन लैंड, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, कोई पेट्रोलिंग अलाउड नहीं है। परंतु ये चाइना क्या करता था, वहाँ से जो है वो जो नो मैन एरिया है उसको पूरा हजम कर जाता था, जहाँ हमारी पेट्रोलिंग लाइन है वहाँ आ जाता था, और फिर ऊपर से इंस्ट्रक्शन भेजते थे, साहब वो यहाँ तक आ गया, बोलो क्या हमें धक्का दे के दूर करें। तो वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठे, नहीं साहब, हमने चाइना से लड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, आप इनको आगे आने, आप जरा 10 किलोमीटर पीछे हो जाइए। इस तरह करते करते एक चुसल एग्रीमेंट होता था कि 7 अगस्त 2008 एक कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना वो खड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी बैठे साइन कर रहे हैं, उनके पीछे सोनिया गांधी जी खड़ी हुई हैं। इट वाज वेरी मच पब्लिसाइज द न्यूज़पेपर। अरे भैया, व्हेन यू साइन सम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो यू शुड बी अथॉराइज्ड फॉर इट, अनलेस अंटिल यू आर साइनिंग इन योर पर्सनल कैपेसिटी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब 2008 के अंदर वेदर दी राहुल गांधी वाज द डिफेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, or he was a home secretary to the government of India, was he a home minister of the government of India, or he was a defense minister of the government of India? What was that memorandum of understanding? उसमें क्या लिखा, in what capacity, who has authorized him to enter into that memorandum of agreement? जनाब, इन्होंने तो देश को इतना बर्बाद किया, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म कोई बना लेता है, 4-5 आदमी मिलकर के, 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय दी गवर्नमेंट होता है। अलग अलग किस्म के उनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इसमें तो मुझे ये लग रहा है जैसे उन्होंने ये बना रखा है कि जो हिंदुस्तान है ये उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो कोई भी चीज़ जैसा दिल चाहे, जिसको चाहे, जिस तरह से चाहे उसको यूज़ कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है। मैं सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि क्या हमारे देश में कांग्रेस ने 70 सालों तक इस देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। अब जब एक हमारा देश सही दिशा में चल रहा है, जब मोदी जी ने कह दिया हम 1 इंच ज़मीन किसी को लेने नहीं देंगे, जितनी फोर्सेस चाइना की थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उन्होंने हमारी फोर्सेस सारी वहाँ पर बॉर्डर पे, जो कि मोर देन 34,000 किलोमीटर्स का है बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, उसके ऊपर खड़ी कर दी है। एयरफोर्स को बिल्कुल कर दिया। एयरफोर्स के हमारे जो बड़े बड़े फाइटर्स हैं वो वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उन्होंने डेप्यूट भी कर दिया। माला में उन्होंने डेप्यूट कर रखा है, पूरा स्क्वाड्स बना रखी है एयरफोर्स की, बरेली में उन्होंने बना रखी है, पठानकोट में उन्होंने बना रखी है कि अगर इन इवेंचुअलिटी दे विल इमीडिएटली फ्राई फ्रॉम दैट बेसिस एंड दे विल स्ट्राइक इन द चाइना एंड कम बैक। और बॉर्डर के अंदर जितनी भी आर्म फोर्सेज दे विल गिव फुल प्रोटेक्शन टू। मुझे नहीं लगता आज तक 65 सालों में कभी भी कांग्रेस के किसी भी डिफेंस मिनिस्टर ने इतना भारी कदम उठाया होगा। उसके बावजूद भी हमारे राहुल गांधी जो हैं बहुत लर्निड हैं, बहुत एमेरिचर्स हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, साहब ऑक्सफोर्ड से रिटर्न हैं, क्या क्या उनके ऊपर क्वालिटीज़ हैं मैं नहीं कह सकता। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मैन, उनका तो नाम यूनी बुक में आना चाहिए।
वो ये कहते हैं कि मोदी जी छुप कर बैठ गए हैं और चाइना ने हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, तुम ऐसा मत करो, 130 करोड़ आदमी है, ये आपके साथ विश्वासघात मत करिए इनके साथ, वरना आप इनका विश्वास खो दोगे, आप इलेक्शन अगली हार जाओगे। क्या क्या ये बकवासबाजी कर रहे हैं। ये जो ओली है वहाँ के प्रधानमंत्री है, ये कौन है? ये कठपुतली है किसका? चाइना का। तो साहब देखिए, नेपाल में जो उनके जो विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से 10 से जो ज़्यादा इलाके हैं उन पर चाइना कब्जा कर चुका है नेपाल में। नेपाल उस बात को लेकर एकदम शांत है और दूसरी तरफ भारत की ज़मीनों को वो हड़प रहा है और ये कह रहा है, जैसे आपने देखा कि काला पानी लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को वो अपने नक्शे में दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ जो चाइना उनकी ज़मीनों को हड़प रहा है उस पर ये चुपचाप बैठे हैं। देखिए, व्हाट्स हैपनिंग इन नेपाल टुडे is replica what had happened in China in 1925 to 1947। उस समय वहाँ पर दो पार्टी होती थी चाइना में, एक तो नेशनलिस्ट पार्टी थी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। And there was a lot of tussle which went for more than 25 years continuously। और कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा वायरस है जो एक बार बॉडी में घुस जाता है तो जब तक बॉडी को पूरी तरह से तबाह नहीं करता था तो वो बाहर नहीं आ सकता था। कैंसर का वायरस जो है वो भी दो किस्म का होता है, मेटास्टैटिक होता है, एक दूसरा स्टैटिक होता है। ये तो मेटास्टैटिक को भी ज़्यादा है प्रॉब्लमेटिक है या ज़्यादा डेंजरस है। जैसे ब्लड कैंसर है, एक बार अगर किसी ब्लड में कैंसर हो जाए वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसी तरह से द होल चाइना was under the grip of the Communist Party and जो नेशनल पार्टी थी वहाँ पे, they were thrown out of the China first into Shanghai and thereafter from the Shanghai also they were thrown in the seas। Ultimately they have to come to the Taiwan and could stay over there। So China now they are represented by two countries, one is Taiwan who is the reminiscent of the nationalist party which was existing in China before 1925। And what does China is at present? It is the Communist Party। And one thing more, what China did, it is right from the beginning is in the habit of encroaching the small adjoining countries either by providing them finance, and when they are not able to pay it, then forcing the political party to be replaced by the Communist Party and then dominating the whole country under the Communist Party and then annexing that small country with it। Manchuria and there were lot, Ethiopia, etc. Small countries which were adjoining or surrounded around the China, they were all occupied the same way during the Second World War and after the Second World War also. The same thing that China is trying to do in the Nepal also. Nepal was a kingdom earlier, it was ruled by a king. Thereafter, the China started infiltrating these communist personals or communist workers into the Nepal, and thereafter the Islamic people also went over there and the Christians also went over there, with the result that the kingdom was overthrown and they had wanted to have a democratic setup. In that democratic setup, there was another party. Now that party has been thrown by fusion of two branches of the Communist Party existing over there, Marxwadi and the Communist Party proper, and they both united and is headed by Mr. Oli। And this Oli, ये जो ओली है वहाँ के प्रधानमंत्री है, ये कौन है? ये कठपुतली है किसका? चाइना का। तो साहब देखिए, जब हमारे अशोक द ग्रेट होते थे, उन्होंने हमारा सनातन धर्म को
बौद्ध धर्म से रिप्लेस किया और एक बौद्ध धर्म को उन्होंने ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और उस बौद्ध धर्म को उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया, अप टू जापान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, अरब कंट्रीज एंड टू ऑस्ट्रेलिया आल्सो उन्होंने सब जगह स्प्रेड किया। जो तिब्बत है दैट इज़ आल्सो द मेन, यू कैन से द प्लेस मदर ऑफ दैट बुद्धिज़्म नाउ। उसके बाद में भी सारा उन्होंने बुद्धिज़्म करके उन्होंने आगे इसको स्प्रेड किया था एंड देयर वाज ए लॉट ऑफ एफिनिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द तिब्बत एक्सेट्रा एंड द नेपाल आल्सो। अब जब एक बार कम्युनिज्म का कीड़ा पैठ जाता है, वो फैलना शुरू कर देता है, देन इट सीज नो बाउंड्री अनलेस अंटिल ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कम्स इन एंड थ्रोज इट आउट। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर भी देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल का इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना बुरा हाल किया। ये ममता बनर्जी थी जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को निकाल के फेंक दिया वहाँ से। द सेम थिंग कम्युनिस्ट पार्टी डिड इन महाराष्ट्र आल्सो। इट वाज ओनली द बाल ठाकरे जी, उन्होंने उसको कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ से हटाया। तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रही है, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये बोला है, इनका बेसिक फंडा क्या है, ये कहते हैं देयर शुड नॉट बी एनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स and every right should be controlled and managed by the government। आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकते, पहन नहीं सकते, आपका कोई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। यू आर सिंपली टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट आस्क यू टू डू समथिंग, यू हैव टू डू इट। इफ़ यू डोंट डू इट देन यू आर नोवेयर। अब चाइना में देखिएगा, एवरी citizen of the China, they are supposed to serve the Chinese at least for 2 years। अगर कोई बंदा उसमें रिफ्यूज़ करता है, अब देखिए वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे थी। जिस फैमिली के अंदर एक ही बच्चा है, उसको आप फोर्स करो 2 साल के लिए आप वहाँ पे सर्विस करिए चाइना की आर्मी के अंदर। उसमें क्या होता, अगर लड़के ने रिफ्यूज़ कर दिया कि सर मैं आर्मी में काम नहीं करना चाहता, ये मेरे एप्टीट्यूड के खिलाफ है, आई वांट टू डू सम रिसर्च वर्क, आई वांट टू डू सम बिजनेस, देयर इज़ नो टू द आर्मी। कहते कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, आपने 2 साल सर्विस करनी है तो करनी है। उसके अंदर अगर उसको मना करता है तो उसका जो है ना, कहीं भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिलेगी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, कोई बिजनेस वो नहीं कर सकता, उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, उसको बाहर जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा। इतनी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दी जाती है, इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा जाती है और सोचती उसका इतना बाइकआउट किया जाता है कि ही कुड हार्डली सर्वाइव और अल्टीमेटली मैनी ऑफ देम दे हैव कमिटेड सुसाइड because they were given so many harassments by the existing communist party there that they committed suicide। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो नेपाल में हो रहा है, नेपाल वालों ने जो है ना, जो हमारे सदियों पुराने रिलेशनशिप थी, हम कहते हैं बेटी और रोटी का सवाल था हमारा, उनका संबंध था। राजा जनक जो वहाँ के जो उनकी बिटिया थी, वहाँ से वो आए थे, मतलब इतना उनका गहरा संबंध है हमारा। हमारे पशुपतिनाथ मंदिर इतने वो बड़े मान्यता प्राप्त मंदिर है, जिनके जो पुजारी हेड पुजारी वो भी तमिलनाडु से होता था, हिंदुस्तान से होता था। उन सबको भूल करके वो सिर्फ चाइना के हाथ के कठपुतली खेल रहा है और जो चाइना कह रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा से वो क्लैशेस क्रिएट कर रहा है। सर, चाइना की बात की तो अब सोनिया गांधी भी ये कह रही हैं कि जो बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है लद्दाख में, सीमा पे जो हमारे सैनिक भी खड़े हैं और चाइना ने एक तरफ घुटने टेक दिए हैं, वो वापस जाने की बात कर रहा है। पर इससे पहले जो हालात थे सीमा पर, उसको लेकर सोनिया गांधी कहती हैं कि बॉर्डर पर हालात इसीलिए ख़राब हैं क्योंकि इस सरकार की नाकामियों की वजह से। देखिए, इसके अंदर फिर मुझे थोड़ा इसके डीप में जाना पड़ेगा। ये कम्युनिस्ट जो है ना, बहुत तेज़, बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। वो क्या करते हैं, जो आपके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल USSR का लेता हूँ, उसी जो प्रोफाइल है वही उसी चीज़ के ऊपर चाइना आजकल काम कर रहा है और उसी बात के ऊपर बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो काम करते हैं। मान लीजिए हमारे देश में 4 या 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जो मान लो JNU यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सेंट्रल की बड़ी नॉन यूनिवर्सिटीज़ हैं।
इसके जो एमिनेंट एमेरिटस जो प्रोफेसर्स होते थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते थे, जिनके रेपुटेड होते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको वो सेमिनार के लिए इनवाइट करते थे। एंड व्हेन दे गोज टू दैट कंट्री for giving or for attending that seminars, they were given very VIP, more than VVIP treatment. They were offered all type of facilities, including the best possible and the costliest drink, best possible suit, furnished suit, along with some entertainment shows also. आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद में they used to be made familiar with some big dignities also. तो उनको ये लगता था, जो यहाँ से डिग्निटी जा रहे थे, वो जो एमेरिटस थे, बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो थे वहाँ पर, वो ये लगता था उनको कि साहब ये तो मेरे बहुत नज़दीक है, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे को कितना पसंद करते हैं। वो बेचारे इतने ज़्यादा अपने आप को ड्वार्फ महसूस करते थे, उनके अंदर इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि वहाँ चलने के टाइम वो ये बोलते थे कि भाई साहब मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। जब उन्होंने ये कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा, देन दे स्टार्ट देयर ओन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और जो भी हैं आप लोग मेटलिस्टिक बनिएगा। उसके बाद में कहते हैं आप लोग कम्युनिज्म जो द बेस्ट पॉसिबल इज़म है, इसके आगे सोशलिज्म कुछ नहीं है, कैपिटलिज्म कोई नहीं है। इसी चीज़ों को करते करते बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। और सन 60-70 के अंदर जब इन्होंने यूएसएसआर ने हमारे देश के अंदर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, उस समय भी बहुत सारे पकड़े भी गए हैं और बहुत सारे नेचुरल डेथ मर भी गए हैं। ये सब जयचंद हैं। इन जयचंदों के कारण जो है ना, जिसके अंदर एज ऑन डेट सबसे बड़े जयचंद जो हमारे हैं, एक तो राहुल गांधी जी हैं और एक तुम्हारे सोनिया गांधी जी हैं और उनके टीम के अन्य अदर मेंबर्स हैं। इनका काम क्या है? दे गेट ए प्रॉपर फंडिंग। प्रॉपर फंडिंग मीन्स अनलिमिटेड फंडिंग। वो कहता है आप मुंह खोलिएगा, अगर आप 1 करोड़ मांगते हम 10 करोड़ देंगे, अगर आप कहते हैं कुछ भी हम उससे 10 गुना आपको देने को तैयार है, परंतु आप हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे मोमेंटम चला दीजिए जिससे तुम्हारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए और वहाँ पे कम्युनिज्म या चाइनीज़ जो है ना वहाँ पे फ्लोरिश करना शुरू कर दें। मुझे हैरानगी हो रही है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक माई गॉड आल्सो कि उन्होंने एक ऐसा पीएम भेजा है हु वर्क्स ओनली फॉर द बेनिफिट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन। उसका एक ही मोटो होता है कि ना मैं इस देश को टूटने दूंगा, ना इस देश की इमेज को कभी गिरने दूंगा, ना ही मैं किसी हमारे देशवासी का नुकसान होने दूंगा। सर इस बात पे क्या कहना? प्राइम पर्पस ये हो और वो देश के लिए 24 घंटे काम करता हो। ही हैज़ नॉट टेकन ए सिंगल डे लीव आल्सो, ही इज़ वर्किंग tirelessly without any rest and he has taken such a strong step। अब मैं अगर आपको कहूँ, अगर आप थोड़ा सा बैक में चलें, एक हमारे कृष्णा मेनन साहब होते थे जो कि आपके ब्रिटिश के अंदर हाई कमीशन होते थे, उनके बारे में बच्चे को पता है कि ही वॉज ए ड्रग एडिक्ट। हर किसी को पता है कि साहब ही वॉज ए पर्सन हु यूज टू रिमेन अंडर डिप्रेशन फॉर ए डेज टुगेदर एंड मोर एवर just like your prime minister that is Nehru, he was also a womanizer। तो साहब उसके अंदर उन्होंने जब उसको हाई कमीशन बनाया वहाँ पर, he started conspiracy against the USSR also, जबकि USSR हमारे लिए अच्छे थे। क्योंकि वो जो मेनन साहब थे वो एक कम्युनिस्ट माइंड के आदमी थे और उनका असर जो है नेहरू के ऊपर भी पड़ा। नेहरू वाज आल्सो टू सम एक्सटेंट ए कम्युनिस्ट आल्सो। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझ करके, जो उस समय आचार्य कृपलानी होते थे हु वाज टू बी कंसिडर्ड एज ए नंबर 2 PM आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू, तो उन्होंने बहुत मना किया, भैया किस आदमी को आप बना रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, इसको मत बनाइए, हमारे देश का बिल्कुल बेड़ा धार हो जाएगा, बंटा धार हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी जारी थी कि आप पूछिए मत। और दूसरी बात ये भी थी उसके अंदर कि जो मेनन थे वो उनके यसमैन थे और जो नेहरू था वो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर चाइना के थे उनसे उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो किसी भी बात के ऊपर उनको डिस्प्लीज नहीं करना चाहते थे। और वही कारण था कि जब 1954 के अंदर ये जो अक्साई चेना, जब वो अक्साई चेना में रोड बना रहे थे, 54 के अंदर स्टार्ट हुई,
57 में ख़त्म हुई। 3 साल तक हमारी आर्मी क्या कर रही थी? क्या हमारे आर्मी को नहीं पता था कि हमारे एरिया के अंदर बॉर्डर में एक रोड बनाई जा रही है और वो एरिया भी ऐसा बॉर्डर का है जो कि 3 कंट्रीज़ को जोड़ता है। अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तजाकिस्तान एक साइड और है, और पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया। इतना क्रूशियल एरिया हिंदुस्तान के लिए था कि वो अगर एरिया हमारे पास होता तो आज जो है ये जो CPP बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं एयरपोर्ट तक, ये नहीं बन सकता था। उसके बावजूद भी नेहरू ने कुछ नहीं बोला। सिंपली कब 54 से लेकर के 5 साल तक वेट करी। 59 में एक चिट्ठी लिखता है कि साहब ये जो आपने हमारी जगह पर ये बना ली सड़क, वो भी कब लिखी जब पार्लियामेंट में काफ़ी इसके बारे में हाई हुल्ला हुआ है कि साहब आपने ये जो रोड बनाई ये गलत बनाई है, ये तो हमारा एरिया है। उसके बाद नहीं देखिए नहीं आपका नहीं हमारा एरिया, उसके बाद वो मामला ठंडा हो जाता है। नोबडी बॉदर। 62 में हमारे हारने का मतलब ये था, जो उस समय कृष्णा मेनन थे हमारे प्राइम 1962 का जो था कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे कृष्णा मेनन, तो वो सिर्फ नेहरू के इशारे पे चलते थे और नेहरू नहीं चाहता था किसी तरह से मैं जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं चाइना के, उससे किसी प्रकार की मैं दोस्ती जो है उसमें कोई रुकावट आए। तो कृष्णा मेनन ने क्या किया, उस समय थिमैया करके जनरल हुआ करते थे, वो एक वहाँ पे BM कॉल होते थे। BM कॉल को उन्होंने 12 आदमियों को सुपरसीड करके जनरल डिक्लेयर कर दिया, जबकि BM कॉल को कुछ नहीं आता था। उसके बाद में सारे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, परंतु ना तो वो मेनन साहब ने उसको रोका, हटाया, और ना ही नेहरू ने उसको चेंज किया। और रिज़ल्ट क्या हुआ? वी लॉस्ट, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पर एयरफोर्स को नहीं आने देंगे। तो जो आज की पोजीशन हमारी चाइना के साथ है, चाइना समझता है कि हिंदुस्तान बिल्कुल बेकार का कंट्री है, इसे कोई अक्ल नहीं, कुछ नहीं है, इसको जब चाहे हम जितना चाहे अंदर चले जाएं, ये हमें रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ भला हो उस प्रभु का जिसने नेहरू इसका मोदी को हमारे यहाँ भेजा, कि जैसे उसने इनक्रोच किया। देखिए एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर उधर और कुछ थोड़ा सा एरिया और आगे पीछे होता है। उसके बाद में पेट्रोलिंग, लाइन ऑफ पेट्रोलिंग होती है कि हम इधर पेट्रोलिंग करेंगे, वो उधर पेट्रोलिंग करेंगे। जो बीच का ट्रांजिट एरिया कह लीजिए आप, दैट्स ए नो मैन लैंड, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, कोई पेट्रोलिंग अलाउड नहीं है। परंतु ये चाइना क्या करता था, वहाँ से जो है वो जो नो मैन एरिया है उसको पूरा हजम कर जाता था। जहाँ हमारी पेट्रोलिंग लाइन है वहाँ आ जाता था और फिर ऊपर से इंस्ट्रक्शन भेजते थे, साहब वो यहाँ तक आ गया, बोलो क्या हमें धक्का दे के दूर करें। तो वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठे, नहीं साहब हमने चाइना से लड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, आप इनको आगे आने, आप जरा 10 किलोमीटर पीछे हो जाइए। इस तरह करते करते एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था, जिसके तहत हमारा जो मानसरोवर लेक है दैट वाज द बाउंड्री। अब मानसरोवर लेक तो इतनी आगे चली गई, उससे लगभग 100 किलोमीटर अंदर जो है इस चाइना ने हमारा एरिया ऑक्युपाई कर लिया। और जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारे सोनिया गांधी जी और जो तुम्हारे ये राहुल गांधी जी, दो जो हैं बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी, जो समझते हैं कि साहब ये जो है कि उन्हीं के 2 मेंबर हैं, मैं ये बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, जिसका नाम जाकिर हुसैन है। ये दोनों काउंसलर हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने यह भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुस्तान को शुक्र मनाना चाहिए कि ये नेहरू फैमिली और गांधी फैमिली के टुकड़ों पे पला। अगर नेहरू और गांधी नहीं होते तो इस देश का नामो निशान नहीं होता। मैं हैरान हो गया जब इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। और मैंने सुना कि वहाँ के जो आईजी हैं लद्दाख, आपने जाकिर हुसैन का नाम लिया है। जाकिर हुसैन का जो ये ऑडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो चाइना है वो भारत के टुकड़े टुकड़े करके लद्दाख को हड़प लेगा। इस तरीके की बातें कहते हैं ये हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी। उन्होंने 3-4 चीज़ें उसमें कही थी। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा था गांधी नेहरू फैमिली जो है उनके टुकड़ों पे हिंदुस्तान पला है, वनस का नामो निशान नहीं होता। ठीक है ना। मुझे सरप्राइज़ होता है, क्या हिंदुस्तान का जन्म 47 के बाद हुआ है? क्या जब ये मुगल्स आए थे बिफोर क्राइस्ट आल्सो, क्या हिंदुस्तान नहीं था? अरे हिंदुस्तान तो सदियों पुराना देश है, सारी दुनिया ने लूटा है। कभी फ्रांसीसियों ने लूटा है, कभी डचों ने लूटा है, कभी इस्लामियों ने लूटा है, कभी ब्रिटिशर्स ने लूटा, कभी अमेरिकन ने लूटा, कभी चाइनीज़ ने लूटा, कभी किसी। फिर भी हम लोग आज भी खड़े हुए हैं अपने पैरों पर।
उसके बाद उसने जाकिर हुसैन, जब कांग्रेस के मेंबर है, मैं दिखा रहा हूँ कांग्रेस की मेंटलिटी कैसी है। वो ये कहता है अभी जो है चाइना 100 किलोमीटर अंदर आ चुकी है हमारे देश के, और ये लद्दाख के 1000 टुकड़े हो जाएंगे इस यूनियन टेरिटरी के, और जो है चाइना इसको पूरा हड़प लेगा, और जो हमारा जो है ना कश्मीर जो है ये पाकिस्तान ले लेगा, हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। एंड दे वर ट्राइंग टू सेलिब्रेट इट। और उसके खिलाफ ना तो राहुल ने कुछ बोला, ना ही सोनिया गांधी ने कुछ बोला। एज इफ जाकिर हुसैन जो थे राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के स्पोक्समैन थे। अगर मैं पार्टी का लीडर हूँ, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, अगर मेरी पार्टी लाइन के खिलाफ कोई भी मेंबर कुछ बोलता है तो इट इज़ माई प्राइमरी फंडामेंटल बेसिक ड्यूटी टू कंट्राडिक्ट इट एंड टू आस्क हिम टू स्टॉप इट और टू टेक एनी डिसिप्लिन एक्शन अगेंस्ट हिम। अभी कई बार देखा बीजेपी के कोई एमएलए कुछ बोल देते थे तो तुरंत जो संगठन हमारे इंचार्ज हैं, जो नड्डा जी हैं, वो तुरंत उसको मैसेज कन्वे करते थे, यू कम एंड गिव द एक्सप्लेनेशन व्हाई डिड यू से इट, और आज के बाद आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे। तो ये प्रवृत्ति जो है ये कांग्रेस के अंदर क्यों नहीं है? क्या कांग्रेस जानबूझ के इन लोगों को एक्साइट करता है कि तुम ऐसी ऐसी बातें करो जिससे कि देश के अंदर एक एंटी कंट्री या एंटी नेशनल वो जो टेम्पू पैदा हो जाए? तो मुझे बड़ी अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि 7 अगस्त 2008 एक कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना वो खड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी बैठे साइन कर रहे हैं, उनके पीछे सोनिया गांधी जी खड़ी हुई हैं। इट वाज वेरी मच पब्लिसाइज्ड द न्यूज़पेपर। अरे भैया, व्हेन यू साइन सम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो यू शुड बी अथॉराइज्ड फॉर इट, अनलेस अनटिल यू आर साइनिंग इन योर पर्सनल कैपेसिटी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब 2008 के अंदर वेदर द राहुल गांधी वाज द डिफेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or he was a home secretary to the government of India, was he a home minister of the government of India, or he was a defense minister of the government of India? What was that memorandum of understanding? उसमें क्या लिखा? In what capacity? Who has authorized him to enter into that memorandum of agreement? जनाब, इन्होंने तो देश को इतना बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म कोई बना लेता है, 4-5 आदमी मिलकर के, 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय दी गवर्नमेंट होता है। अलग अलग किस्म के उनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इसमें तो मुझे ये लग रहा है जैसे उन्होंने ये बना रखा है कि जो हिंदुस्तान है ये उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो कोई भी चीज़ जैसा दिल चाहे, जिसको चाहे, जिस तरह से चाहे उसको यूज़ कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है। मैं सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि क्या हमारे देश में कांग्रेस ने 70 सालों तक इस देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। अब जब एक हमारा देश सही दिशा में चल रहा है, जब मोदी जी ने कह दिया हम 1 इंच ज़मीन किसी को लेने नहीं देंगे, जितनी फोर्सेस चाइना की थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उन्होंने हमारी फोर्सेस सारी वहाँ पर बॉर्डर पे, जो कि मोर देन 34,000 किलोमीटर्स का है बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, उसके ऊपर खड़ी कर दी है। एयरफोर्स को बिल्कुल कर दिया। एयरफोर्स के हमारे जो बड़े बड़े फाइटर्स हैं वो वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उन्होंने डेप्यूट भी कर दिया। माला में उन्होंने डेप्यूट कर रखा है, पूरा स्क्वाड्स बना रखी है एयरफोर्स की। बरेली में उन्होंने बना रखी है, पठानकोट में उन्होंने बना रखी है कि अगर इन एवेंचुअलिटी दे विल इमीडिएटली फ्राई फ्रॉम दैट बेसिस एंड दे विल स्ट्राइक इन द चाइना एंड कम बैक। और बॉर्डर के अंदर जितने भी आर्म फोर्सेस दे विल गिव फुल प्रोटेक्शन टू। मुझे नहीं लगता आज तक 65 सालों में कभी भी कांग्रेस के किसी भी डिफेंस मिनिस्टर ने इतना भारी कदम उठाया होगा। उसके बावजूद भी हमारे राहुल गांधी जो हैं बहुत लर्निड हैं, बहुत एमेरिचर्स हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं साहब, ऑक्सफोर्ड से रिटर्न हैं, क्या क्या उनके ऊपर क्वालिटीज़ हैं मैं नहीं कह सकता। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मैन, उनका तो नाम यूनी बुक में आना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मोदी जी छुप कर बैठ गए हैं और चाइना ने हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं।
ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, तुम ऐसा मत करो, 130 करोड़ आदमी है, ये आपके साथ विश्वासघात मत करिए इनके साथ, वरना आप इनका विश्वास खो दोगे, आप इलेक्शन अगली हार जाओगे। क्या क्या ये बकवासबाजी कर रहे हैं। वाई दे वांट टू क्रिएट ए सेपरेट ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड करना है, वो ट्रेंडिंग क्यों कर रहे हैं, एक नए नए नैरेटिव्स क्यों पैदा कर रहे हैं। अभी मैं देख के हैरान हुआ परसों कि एक टेररिस्ट जिसपे यूपा लगा हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा हुआ है 1965 का, जिसमें ऑर्डिनरी बेल नहीं होती 6 महीने साल तक, उसको भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बेल दिलवा दी जाती। सरप्राइजिंग, एक टेररिस्ट को, एक आदमी जिसने ऐसी ऐसी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो, उसके लिए ह्यूमैनिटी, ये कौन सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है विच इज एडमिसिबल फॉर ए टेररिस्ट। और उस बंदे के लिए जिसने सरेआम खड़े होकर के पूरी पुलिस फोर्स के सामने लोगों को एक्साइट किया हो कि तुम मारो काटो हिंदुओं को, तुमने जीना इस देश में रहना है तो तुम्हें हिंदुओं से इस देश को विहीन कर दो, यहाँ सिर्फ इस्लाम रहेगा। साहब ऐसे बंदे, उस समय भी तो वो प्रेग्नेंट थी, इसका नाम शायद सफूरा अजगर है या जरकार है, मुझे नहीं पता क्या, मैं तो उसको असगर बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुंह से असगर निकलता तो मैं बोल देता हूँ असगर सफूरा, क्योंकि नाम ही ऐसे उल्टे सीधे होते हैं ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। थैंक यू सर।